अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे ट्विटर पर छिड़ने वाली जंग की। साबिक और मौजूदा वजीर इत्तलात सोशल मीडिया पर आमने सामने आए तो लफ्जी जंग छिड़ गई। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया कि क्या थे वो जराए जिससे अलीमा बाजी ने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी फौरन दिफा के लिए मैदान में आ गए। ट्वीट किया, अलीमा आपा मुल्क की वजीर आजम नहीं रही और तमाम जायदाद उन्होंने खुद डिक्लेयर की है। मरियम औरंगजेब खामोश ना रही, बोली कि चोरी के जराए का पूछा है, रोने से बात नहीं बनेगी। फवाद चौधरी और मरियम औरंगजेब की ट्विटर वॉर, तनकीद और इल्जामात की बौछार। अलीमा खान की जायदाद का मौजू लेकर मौजूदा और साबिक वज़राए इत्तलात आमने सामने आ गए। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, वो जराए बता दें जिससे अलीमा बाजी ने अरबों रुपए की जायदाद खरीदी। जराए का सुराग शौकत खानम की फंड रेजिंग और नमल यूनिवर्सिटी के बोर्ड हैं, कब बनेगी GIT? फवाद चौधरी ने जवाबी ट्वीट में कहा, अलीमा आपा मुल्क की वजीर आजम नहीं रही, उन्होंने सारी जायदाद खुद डिक्लेयर की है। जब जिंदगी में खुद कोई टके की भलाई का काम नहीं किया तो अपनी मरहूम सियासत को नई जिंदगी देने के लिए शौकत खानम अस्पताल और नमल जैसे इदारों को मुतनाज़ा न बनाए। मरियम औरंगजेब ने एक और ट्वीट में कहा, फवाद साहब अब पता चला ना रो क्या होता है। बाजी की चोरी के जराए का पूछा है, रोने से बात नहीं बनेगी। वॉर के बाद मरियम औरंगजेब ने फिर महाज संभाला, बयान दिया कि चोरों की बारात है, हुकूमत के दुल्हा वजीर आजम इमरान खान साहब हैं, चोर चोर डाकू डाकू कहने वालों की बाजी चोर निकली। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी ने सिंध में बास विफाकी वुज़रा के दाखिले पर पाबंदी की धमकी दे दी। कहते हैं सूबाई हुकूमत के पास इख्तियार है, किसी भी बदकलाम वजीर के सिंध में दाखिले पर पाबंदी लगा सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह का नाम ECL से क्यों नहीं निकाला? पीपल्स पार्टी हुकूमत पर बरहम हो गई। पीपी रहनुमा सईद गनी ने वफाकी वुज़रा को बदज़बान और बयानात इश्तियाल अंगेज करार दे दिए। कहा, हमें मफलूज किया तो हमारे पास भी इख्तियारात हैं। अगर वफाकी हुकूमत ECL पे नाम डाल सकती है तो सूबाई हुकूमत के पास ये हक और इख्तियार है कि कोई ऐसा शख्स जो अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने का सबब बन सकता हो, उसमें सूबे पर हम दाखिले पर पाबंदी लगाएं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने सईद गनी का दावा मुस्तरद कर दिया। समा से गुफ्तगू में बोले, सूबे किसी की मीरास नहीं, हर पाकिस्तानी उसका राइट है कि वो जहाँ पे भी मूव करे, जहाँ आना चाहे, जहाँ जाना चाहे। ना वजीर आजम इस्लामाबाद आने से किसी को रोक सकते हैं और ना जनाब को इस्लामाबाद के या पंजाब के किसी बंदे को सिंध और सिंध के किसी बंदे को पंजाब आने से कोई रोक सकते हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि सिंध हुकूमत ने कभी सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं की, जबकि फयाजुल हसन चौहान कहते हैं सईद गनी हो या मुर्तजा वहाब, मौला बख्श चांडियो या शहला रजा, इनका हाल ये होगा कि ये सर पकड़ कर रोएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में बढ़ती कुर्बतों की इतलात पर खुर्शीद शाह का रद्द-ए-अमल भी आ गया है। कहते हैं कि नवाज शरीफ जेल से बाहर आए तो आसिफ अली जरदारी से मुलाकात मुमकिन है। दावा किया कि 1 से 2 माह में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जेल से बाहर होंगे। ये भी कहा कि वजीर आजम इमरान खान नैब में जाएंगे। मैंने समझता नवाज शरीफ जेल में रहेंगे, क्योंकि जिस केस में नवाज शरीफ को सजा दी है वो केस बनता नहीं है, केस खत्म हो जाएगा, क्लीन चिट मिल जाएगा, इसलिए वो बाहर आ जाएगा 1-2 महीने के अंदर। अभी जेल में मिलने में वो भी नहीं मिलेगा, ना हम मिलेंगे। जेल में इंशाल्लाह बाहर आएगा तो हम जरूर मिलेंगे। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान को अगर नैब बुलाता है तो उनकी बेइज्जती है? नहीं, उसकी बेइज्जती क्यों है? मुझे कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो उसको बुलाते हैं तो उसकी बेइज्जती नहीं है, उसको जाना चाहिए और वो जाएगा। वो लोग जो नैब को चैलेंज करते हैं, बातें करते हैं, वो लोग भी बिल्कुल उसके साथ ही जाएंगे। पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान कहते हैं, जो पैसा दिया पार्टी को दिया, इमरान खान को एक मौजा तक नहीं दिया। समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट से इंटरव्यू में बोले, इमरान खान की ATM के लक़ब पर शर्मिंदगी नहीं। सराखा खान ने भी मुस्लिम लीग को चंदा दिया था, तो क्या वो कायदे आज़म के ATM थे? अलीम खान ने यह भी कहा कि इमरान खान के वजीर आज़म बनते ही उनका काम खत्म हो गया। इमरान खान का ये कहना था कि विफाक में कोई भी असाइनमेंट दे दें तो काम करने के लिए तैयार हूँ। NA 129 ने शिकस्त की वजह भी बता दी।
NA-131 تھا جس میں میں عمران خان صاحب کا انچارج تھا. جو وجہ بنی 129 میں اگر شکست کی تو وہ NA-131 میں آپ کی زیادہ تھی انوالومنٹ؟ جی میری انوالومنٹ NA-131 میں اس لیے تھی کہ عمران خان صاحب کا جو حلقہ تھا وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا اپنے حلقے سے، تو اس لیے میرے خیال میں نے اس پہ زیادہ ٹائم دیا. آپ پہ تنقید یہ ہوتی ہے کہ آپ ATM ہیں عمران خان کے، تو آپ اتنا پیسہ ان کو دے دیتے ہیں کہ واقعی آپ ATM ہیں خان صاحب؟ 2011 میں جب میں آیا تھا تو اس سے 30 اکتوبر کا جلسہ بھی میں نے آرگنائز کیا تھا. تو اگر ہم کاروباری ہوتے اور ہم نے کوئی انٹرسٹ لینا ہوتا یا ہم نے کوئی موقع کا فائدہ اٹھانا ہوتا تو پھر ہم نون میں ہوتے. کیوں LDA میرے خلاف جاتی، کیوں نیب میرے خلاف انکوائری شروع کرتی؟ 2015 میں میرے خلاف انکوائری شروع ہوئی نا جب میں الیکشن لڑا. اس سے پہلے تو 2014 بھی تھا، 13 بھی تھا، 12 بھی تھا، تو پہلے کیوں نہیں ہوئی میرے خلاف انکوائری؟ تو وہ بہرحال وہ آپ نے سارا خرچہ، اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا جلسے وغیرہ وہ آپ خرچہ کرتے رہے؟ سب سے آگے اگر کوئی لوگ کھڑے تھے تو ان میں علیم خان کھڑا تھا، اور میں نے اگر اس کاز کے لیے پیسے لگائے ہیں تو مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں، مجھے بڑا فخر ہے. اور میں نے عمران خان کو کبھی زندگی میں ایک جراب بھی نہیں دی. میں نے کنٹینر لگوائے ہیں، میں نے کرسیاں لگائی ہیں، میں دریاں لگوائی ہیں، میں دھرنے میں صفائیاں کرواتا رہا ہوں، میں لائٹیں چیک کرواتا رہا ہوں، میں جنریٹر کا جو ہے آئل بھرواتا رہا ہوں، میں پینے کا پانی منگواتا رہا ہوں. یہ سارے کام میں نے کیے. آپ نے خرچ کیا کرتے ہیں ابھی بھی خان صاحب پر، وہ ATM کہتے، آپ کو اس پہ فخر ہے؟ مجھے بالکل فخر ہے. دیکھیں جب مسلم لیگ بنی تھی تو مسلم لیگ کے لیے سر آغا خان نے جو ہے وہ بے شمار چندہ دیا تھا. تو کیا آغا خان ATM تھے قائد اعظم کی؟ آپ نے کہا اپوزیشن میں تھے تو آپ پہ یہ کیسز بنے، اب آپ حکومت میں ہیں تو اب یہ سمجھا جائے کیسز ختم ہو گئے؟ نہیں، میں بالکل نہیں سمجھا جائے. پچھلے 4 مہینے سے تو انہوں نے مجھے نہیں بلایا، لیکن میں 5 دفعہ گیا. میں 2015 سے لے کے 2018 تک بھی نہیں گیا، اور پھر اس کے بعد بھی جس دن میں MPA بنا اور اس کے بعد میں 15 دن کے اندر مجھے 4 دفعہ بلایا. اور پھر میں جب 4 دفعہ ہو گیا اس کے بعد جب نئی حکومت بن گئی اس کے بعد سے پھر مجھے نہیں بلایا. اچھا، وہ جو 5 دفعہ آپ کو 15 دنوں میں بلایا گیا یا مہینے میں، انہی دنوں میں وزارت اعلیٰ ہونی تھی آپ کے نام، کسی نے سازش کی آپ کے خلاف؟ جس نے بھی کیا اللہ اس کو خوش رکھے. میں یہ سمجھتا ضرور ہوں کہ اس وقت جس وقت کی حکومت تھی انہوں نے اس پہ ضرور اثر انداز ہوئے، کیونکہ 2015 سے پہلے جو ہے یہ جو انویسٹیگیشن شروع ہوئی، پہلے یہ اینٹی کرپشن نے شروع کی، اور اینٹی کرپشن والوں نے پھر یہ کیس جو ہے وہ نیب کو بھیجا. آج تک انکوائری ہے. آج تک انکوائری ہے. وزیر اعلیٰ نہ بننا وہی وجہ تھی. میرا کام اس دن ختم ہو گیا تھا جس دن عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے تھے. تو وزیر اعلیٰ بننا چاہیں گے آپ؟ میں آپ کو ایمانداری سے کہوں کہ میرا جو ایم تھا نا، وہ مجھے جس دن سے الیکشن ہوئے ہیں اس دن سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ایم میرا مکمل ہو چکا. اب عمران خان صاحب کے اوپر ہے کہ وہ ان کو اپنی ٹیم جو ہے وہ خود چننی ہے. میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ مجھے آپ فیڈرل میں بے شک لے آئیں، اور میں فیڈرل میں بھی کوئی بھی اسائنمنٹ کے اوپر کام کرنے کو تیار ہوں. آپ کے بارے میں یہ کیوں تاثر ہے، اور بلکہ کھل کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعلیٰ کی موجودگی، کیوں یہ کہا جاتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کے اندر وزیر اعلیٰ میرے ساتھ مشاورت سے جو ہے وہ چلتے ہیں. ہم مجھے اعتماد میں لیتے ہیں، میرے ساتھ کنسلٹ کر لیتے ہیں. تو میں وزراء کو بلاتا تھا، ان سے 100 ڈے پلان کے بارے میں پوچھتا تھا، ان سے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم ان کی جو پلاننگ ہے، جو اس کے بارے میں انہوں نے اپنی حکمت عملی بنائی ہے اس کے بارے میں پوچھتا تھا. تو لوگوں کو شاید لگتا تھا کہ یہ جناب وزیروں کو بلا رہا ہے. تو میں وزیروں کو اس لیے بلاتا تھا کیونکہ مجھے وزیر اعلیٰ نے کہا تھا. تنگ تو پڑ جاتے ہوں گے جب لوگ ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے کہ آپ یا چوئی سرور جی وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں یا وزیر اعلیٰ کے برابر ہیں. کبھی غصہ تو آتا ہوگا اس پہ؟ نہیں، اب سیاست میں بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں برداشت کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. پہلے غصہ آتا ہوتا تھا، اب نہیں آتا زیادہ. لیکن گلزار صاحب سے کبھی اس پہ بات ہوئی ہے؟ نہیں، میرا تو بہت اچھا تعلق ہے، میرے سے تو بہت اچھا تعلق ہے. اسی پر بات کرتے ہیں. نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم، بڑے اہم معاملات پر بڑے اہم سوال آپ نے کیے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ علیم خان نے ابھی بھی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں. ملاقات میں کیا تاثرات تھے اس حوالے سے؟ جی بالکل، اسی طرح انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ بالکل کینڈیڈیٹ تھے. بلکہ ایک اہم بات انہوں نے کی ہے جو کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، وہ یہ تھی کہ جب میں نے پوچھا کہ وزیر اعلیٰ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں کہ آپ بھی وزیر اعلیٰ ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہیں وہ ان کی مشورت سے چلتے ہیں.
यानी क्लियर कट है। और ये लग रहा है कि जैसे चेयरमैन जो है इमरान खान पार्टी के, उनकी तरफ से कोई ऐसी हदायत हैं कि आपने अलीम खान को पूछे बगैर बड़े स्टेप्स लेने, और फिर देखें उन्होंने कहा है कि वो बुज़रा को बिल्कुल बुलाते हैं, लेकिन वज़ीर आला की मर्जी से होता है, और वज़ीर आला मुझे एतमाद में लेते हैं बड़े कामों में और मेरी मशावरत लेते हैं। एक तो ये तस्लीम हो गया। दूसरा अहम बात ये है कि ATM का जो उन्हें कहा जाता है अपोजिशन की जानिब से कि वो पैसे खर्चते हैं, वो भी उन्होंने तस्लीम किया और कहा है कि ठीक है, ये भी तस्लीम किया। इसके साथ साथ ये ख्वाहिश भी बताई कि वज़ीर आला बनना चाहते हैं इमरान खान से, वो इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। आपका शुक्रिया नईम अशरफ। साल 2019 में आवाम के लिए महंगाई का एक और तोहफा, दवाओं की कीमतों में 9 से 15% का इजाफा कर दिया गया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अशरफ खान की रिपोर्ट। मुल्क भर में महंगाई का तूफान आ गया, अद्वियात की कीमतों को पर लग गए। नए साल में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। अद्वियात की कीमतों में 9 से 15% तक इजाफा कर दिया गया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दवाओं की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी वजीर सेहत आमिर कियानी का कहना है कि मुकामी दवा साज कंपनियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया था। कंपनीज ने 24% इजाफे का मुतालबा किया था। वो ज्यादा थी, वो ऑब्वियसली वो तो 24-25 का कह रहे थे, हमने 9% और 15% किया। और कुछ मेडिसिन है, जब आप लिस्ट देखेंगे उसमें कुछ ज्यादा 50-50 तकरीबन रफली जो कम भी हुई हैं और कुछ महंगी हुई हैं, जो हमने फिर उनको जो आम यूज किए हैं वो हमने थोड़ी सी कम भी की। डॉलर की ऊंची उड़ान ने ये कहर ढाया है। गरीब मरीजों का क्या बनेगा जब इलाज के बाद दवाइयाँ भी महंगी मिलेंगी। अशरफ खान, सामा, कराची। दवाओं की कीमतें में इजाफों से साई सरकार भी परेशान है। मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आज़म से फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं अवाम पर महंगाई बम गिराया गया। सिंध हुकूमत के लिए भी सरकारी अस्पतालों के लिए दवाएं खरीदना मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, एक बहुत बड़ा बम है जो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर डाला जा रहा है वफाक की जानिब से। ऐसी सिचुएशन जहाँ पर सिंध को ऑलरेडी मुश्किलात का सामना है, बिकॉज वफाक से हमें अभी तक 90 अरब रुपए पिछले 5 माह में नहीं मिले। तो एक तरफ हमको पैसे नहीं मिल रहे, और अगर इस तरह दवाइयों के अखराजात ये बढ़ाएंगे, रेट बढ़ाएंगे, टैक्सेस बढ़ाएंगे, तो सिंध हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होगा उन दवाइयों को परचेज करने में। तो मैं समझता हूँ फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत को इस फैसले की नज़रसानी करनी चाहिए, और ड्रैप ने जो ये फैसला किया है इसको वज़ीर आज़म को वापस लेना चाहिए। दवाओं की कीमतें बढ़ने पर कराची वालों ने वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। कहते हैं इलाज और दवाएं महंगी हैं, जाएं तो जाएं कहाँ। दवाएं तो बहुत महंगी हो गई हैं, जिस हिसाब से डॉलर बढ़ा है उस हिसाब से दवाई 1.5 गुना महंगी है। अगर 100 रुपए पे 20 रुपए डॉलर बढ़ाए तो दवाई का हिसाब लगा 100 रुपए पे 50 रुपए बढ़ गई, मतलब 100 रुपए वाली दवाई 150 रुपए हो गई है। बाकी जो बहुत मुश्किल है इसमें, अभी तब्दीली का नारा लगा के गवर्नमेंट आई थी, लेकिन और किसी में अगर तब्दीली आई या ना आई वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन महंगाई में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। जो भी दवाई है सब में इजाफा हुआ है। आवाम के साथ बहुत मुश्किल है। ये जो गवर्नमेंट वायदे कर रही है ये बिल्कुल सरासर झूठ ही बोल रहे हैं कि ये हो गया, होता कुछ नहीं है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में मुर्दों को टीके लगाने के मामले पर KMC हुकाम ने नोटिस ले लिया है। सीनियर मेडिकल डायरेक्टर कहते हैं कि इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा। शफकत अजीज़ की रिपोर्ट। बल्दिया उज़्मा कराची के तहत चलने वाले फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में मुर्दों को मुबैना तौर पर महंगा इंजेक्शन लगाया जाने लगा। नर्सिंग स्टाफ की जानिब से इंकशाफ किया गया तो तहकीकात के लिए मेडिकल डायरेक्टर KMC ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी जो 7 दिन में जिम्मेदारों का तयन करेगी। मुझे शिकायत मिली है, मैंने उसमें इंक्वायरी कमेटी कंस्टिट्यूट की है। इंशाल्लाह हमारा काम है मरीज को बेनिफिट देना, मरीज के लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे। अगर डॉक्टर की या किसी स्टाफ की कोताही है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर बीरबल कहते हैं कि मामले को ज़ाती तौर पर देख रहा हूँ, डॉक्टर्स की जानिब से कमीशन लेने की भी इंक्वायरी होगी। 2 नंबर किस्म की मेडिसिन आती भी है, कमीशन बेसिस पे लोग काम करते हैं, लेकिन कोई ऐसी हमें रिपोर्ट नहीं थी, सुनी खबर थी। मैंने खुद पर्सनली कई मरतबा मैंने विजिट किया है, अचानक से रिटर्न में आ गया। ये ज़ातियात कोई नाराज़गी या ज़ातियात रंजिश की वजह से हो सकती है, अदरवाइज जो सिंसियर जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा वो उसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मेरे से अप्रोच करता।
2 روز پہلے خط لکھ کر یہ شکایت کی گئی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے انکوائری میں کیا بات سامنے آتی ہے۔ کیمرہ مین محسن علی کے ساتھ شفقت عزیز، سما، کراچی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی امیر شیخ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ 23 نومبر کو 3 حملہ گھسے اور اس میں ان کا مقصد تھا کہ اندر گھس کے چائنیز کو ہاسٹیج بنانا تھا اور انٹرنیشنل ہاسٹیج سچویشن ایک کریٹ کرنی تھی، اور ان کے پاس ہینڈ گرنیڈ، کلاشنکوف اور ایکسپلوسیو مٹیریل ملا تھا، اور یہ تقریباً 45 سے 50 منٹ تک یہ سارا سلسلہ رہا تھا۔ الحمدللہ یہ ضرور ہوا تھا کہ اس میں یہ اندر داخل نہیں ہو سکی، جس طرح ہم سارے دیکھتے تھے، اور آپ لوگوں کی مہربانی کافی نے رینجرز کو، پولیس کی ایفرٹس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا کہ انہوں نے ناکام بنایا، اور لیکن ہمارا نقصان ہوا تھا کہ 2 ہمارے جوان شہید ہوئے تھے۔ ایک نے اس بر وقت اس کے خلاف کارروائی جو ماسٹر مائنڈ اس کو ہلاک کیا تھا، اور اس میں ایک سیکیورٹی گارڈ تھا جو ادھر ہی تعینات تھا، وہ بیچارہ بھی زخمی ہوا تھا، اور 2 سویلین باپ بیٹے جو ویزا بنوانے آئے تھے وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہوئے۔ نیکسٹ۔ یہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ موقع واردات سے جو شواہد ملتے ہیں اسی سے ہم کڑیاں بنا کے مختلف وقتوں میں زیادہ سے زیادہ چھاپے بلوچستان میں بھی، اندرون سندھ میں یا کراچی میں مختلف جگہوں پہ ہم مارتے رہے، مختلف ریکارڈ ملا، جو ہم نے اپنا CRMS کر وہ سسٹم بنایا، اس کے ذریعے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کس ہوٹل میں آ کے رہے تھے، لیکن 1-1.5 مہینہ پہلے رہے تھے، مختلف وقتوں میں آ کے ریکی کرتے رہے تھے، اور اس میں کراچی کے BLA کے لوگ اور بلوچستان کے لوگ ان کو یہ سہولت کاری کرتے رہے، یہی اسلحہ دیتے رہے یا رہاتے رہے، اور اس میں جو اصل مقصد مین یہی تھا کہ چائنا، کیونکہ ابھی ہم سمجھتے ہیں جو ہم پہلے بھی بات کرے تھے، وہ ابھی ثبوتوں کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے، جو ہمارا CPEC کا منصوبہ ہے چائنا کے ساتھ، جو ہماری دوستانہ تعلقات ہیں، اس میں بہت بڑی دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا خطرناک حملہ ہوتا اگر یہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو جاتے تو بہت بڑا۔ تو اب اصل میں ان کا تھا کہ دراڑیں ڈال دیں، دیکھو کراچی میں آپ لوگ سیف نہیں ہیں، وہ کراچی آپ کے لیے سیف نہیں ہے، آپ کو یہ کاروبار پاکستان سے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے اسلم اچھو، جس کے بارے میں بھی یہ زیادہ شنید ہے، بیکاز ایز اے تفتیشی ہم بلیو تب تک نہیں کرتے جب تک ہم ڈیڈ باڈی نہ دیکھیں یا جب تک ہم وہ نہ کریں، تو زیادہ تر یہ ہے کہ یہ مر گیا ہے، اس کی کمانڈ ابھی اس کے پاس ہے، بشیر زیب کے پاس، اور دے آر بینگ پیٹرنائزڈ، دے آر بیسڈ ان افغانستان، لیکن انڈیا از اے پیوٹل رول ہے ان کے ساتھ را کا۔ یہ ہے امان اللہ، یہ اس کا سالہ ہے، یہ اس کی بہن اس کے گھر میں ہے، اور عارف، یہ انہوں نے اپنے آئیڈینٹی چینج کر کے یہ مختلف وقتوں میں آتے رہے۔ یہ ڈیرا مراد جمالی کا ہے، DGM کا ہے، اور یہ بلوچستان کا ہے، یہ ادھر آتے رہے۔ عارف کراچی کا یہ ہے، یہ مکینک ہے جس نے سارا وہ سامان کھولا تھا، اور عبداللطیف اور حسنین یہ ریکی کرتے رہے، اور جس طرح ہم جانتے ہیں یہ ریکی کراتے رہے کہ کس طرح انہوں نے آنا ہے، اور یہ مختلف وقتوں میں آتے رہے، بیٹھتے رہے، جو اوورال ویزا سیکشن تھا ادھر آ کے بیٹھتے رہے کہ کس طرح ہوتا ہے، کس وقت دروازہ کھلتا ہے، کس طرح لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کو اور سمجھ نہیں آئی، جانے کی بھی ادھر سے یہ کوشش کرتے رہے جب انہوں نے حملہ کیا۔ یہ جو ان کے پاس سے ہمیں موبائل فون ملے ہیں نا، ان میں یہ تصویریں ہیں، مگر ان کا کنیکشن بالکل ایک بنتا ہے ان کا آپس میں، ساری ان کی ادھر ہوٹلوں میں جہاں رہے ہیں یا جہاں پہ آ کے آتے رہے جس گھر میں، تو ادھر انہیں فوٹو کھینچتے رہے۔ یہ گھر ہے بلدیہ میں، یہ عارف کا ہے، یہ ادھر آ کے اس کے پاس رہتے رہے۔ یہ ایک انجن ہے بوٹ کا، لانچ کا، جس کو یہ پیک کر کے آتے رہے ہیں، اس کے اندر اسلحہ ڈالا تھا، اس کو سیل کیا گیا تھا انہوں نے، اور یہ ریلوے کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ تو ہم نے ریلوے اتھارٹیز کو بھی ہم تھوڑا ہم ان کو لکھ رہا ہے، ہم نے خط لکھ رہے ہیں کہ پلیز وی نیڈ ٹو، ہم اپنے سسٹم کو تھوڑا امپروو کریں کہ اگر اسلحہ آ رہا ہے وہ کیسے اسکین کیوں نہیں کہیں ہوتا، وہ ادھر کوئٹہ سے آیا، ادھر پہنچ گیا، ادھر سے کسی نے ریسیو بھی کیا اور وہ سکسیسفلی کسی جگہ واردات پہ پہنچ بھی گیا۔ تو دے نیڈ ٹو امپروو دیئر سسٹم، کہ جو لگیج کا سسٹم ہے اس میں کس طرح یہ انہوں نے یہ بکس کھولے کہ اس سے یہ نکلا ہے اسلحہ، اس میں لے آئے۔ یہ مختلف گاڑیاں یہ ادھر استعمال کرتے رہے ہیں،
और ये इसका आगे चले, ये ना अगस्त से आते रहे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने तक ये मुख्तलिफ औकात में आते रहे कराची में। और ये रेकी इन्होंने बहुत ठीक ठाक रेकी की थी, और इनका आप स्टाइल देखते वो इनका स्टाइल था कि किन्होंने इस तरह सक्सेसफुली करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रेंजर्स ने, पुलिस ने बर वक्त एक टाइमली एक्शन ना लेती तो शायद बहुत बड़ा सान्या हो जाता है कराची में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रहम किया। दूसरी बात ये थी कि ये ना जाली शनाख्ती कार्ड पे आते रहे। ये जो हमारा, फिर हमने ये इसी हवाले से FIO को लिख रहे हैं कि नादरा के सिस्टम को भी थोड़ा मजीद हमें मरबूत और मजबूत करना चाहिए कि मैं अमीर अहमद हूँ, मैं नाम अपना दीन मोहम्मद करके भी अपना शनाख्ती कार्ड अपने इसी शनाख्त के साथ कैसे बनवा सकता हूँ। इन्होंने ऐसा ही किया है, अपने नाम मुख्तलिफ रख के नए ID कार्ड बनवा दिए। इसलिए हमने FIA को हम लिख रहे हैं इस बात को भी प्रूव किया जाए कि कैसे शनाख्ती कार्ड इस तरह बन जाते हैं, एक ही बंदे के दो मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ एड्रेस से, बाप का नाम तक कैसे बन गया। तो प्लीज़ इसको भी हम प्रूव करें, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टिवली देखना चाहते हैं कि आइंदा इस तरह ना हो। ये इस तरह बन रहा है कि आइंदा ना हो इस तरह, क्योंकि हमारे सिस्टम में अभी भी झोल है, इसलिए हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। और भी बजाओ भाई, ये जिस तरह मैंने कहा असलम अच्छू मेन है, और ये इसका अभी 2IC है। पीछे चलो, ये 2IC अभी बशी से रिपोर्टेडली ये पहले भी इस तरह एक कर चुका है, अपना ड्रामा ये रचाया, ऊपर से इंडिया से खबर आती मर गया है अफगानिस्तान से, लेकिन उसके बाद ये फिर जिंदा हो गया। हम अभी भी ये समझ रहे हैं जब तक डेड बॉडी या एविडेंस हार्ड एविडेंस ना आए कि मर गया है, अभी भी यही है क्योंकि उसका नाम ज्यादा चल गया है। तो रिपोर्टेडली इसने अपनी कमांड इसको दे दी है, या तो ये मर गया है वाकई, या ये अभी भी जिंदा है लेकिन अपने कमांडर इसको बनाया हुआ है। ये इसका जिस तरह मैंने बताया अमानुल्लाह जो है ना, ये बहुत बड़ा कितने डाई हार्ट है। इसके बारे में ये शायद किसी हमले में हलाक हो चुका है, लेकिन वही बात है, हम उस वक्त यकीन करेंगे कि जब ये हो जाए। और असलम अच्छू का ये आरिफ, ये सारे आपस में बहुत ही थिकली कनेक्टेड हैं। मकसद दे वर डूइंग एवरीथिंग विद डेडिकेशन, कन्विक्शन के साथ, आइडियोलॉजिकली कन्विक्शन के साथ कर रहे थे। ऐसे नहीं था, वो आपस में रिश्तेदार हैं। और कितने देखे ना, असलम अच्छू ने चूज किया तो बहुत करीबी लोगों को किया है। ये 2IC है, उसका साले को वो अपने कजिन को कर रहा है, एक आम आदमी को उसने नहीं किया। ये किसी पे भी ट्रस्ट करते, बिकॉज उनका इंटेंशन यही था कि हम इस हमले में कामयाब हों। आगे चले, ये फेक उसने ID बनवाई है, इस पे इनाम भी, आरिफ के नाम पे ना सारी FIA की तरफ से कोयटा में इनाम भी है 5 लाख का। ये उधर वांटेड केस में 302 के मर्डर के केस में है और एक ATA का केस है। आगे चलिए, अभी कोई सवाल हो प्लीज आपका, तो ये आप इनमें बांट देना। दहशतगर्दी के जो वाक़े इसमें लोकल सहूलतकारों का ताल्लुक किसी सियासी तंजीम से, क्योंकि ये बताया जाता है कि जो इस तरह के हमले आपके अंदर लंदन से भी ऑपरेट किए जा रहे हैं, तो लोकल सहूलतकार कौन थे जो किन इलाकों से गिरफ्तार किए गए? लेकिन अभी ये असल हम इन पे काम मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ इलाकों से पकड़ते रहे थे, और हम जो बेगुनाह थे हम छोड़े जा रहे थे। हमारे साथ एक इदारा बहुत क्लोजली हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे, पुलिस और SSU, SSP इरफान बहादुर, और ये कर रहे थे। तो इसमें अभी ये कोई नहीं आया कनेक्शन की सियासी पार्टी थी, इसमें वही थे BLA के लोग थे ज़्यादातर, उसी की तरह के उसमें थे कनेक्शन ज़्यादातर, और उनके अपने रिश्तेदारों को उन्होंने चुना था क्योंकि दे वांटेड टू सक्सेस। और उसमें हमें वही अफगानिस्तान में प्लान बना और इंडिया और राह का इसमें हाथ था, ये उसके स्पॉन्सर थे। सर ये बताया गया था कि इसमें कोई शक नहीं कि जो इंडिया स्पॉन्सर्ड, जिनको भी इंडिया पहले सपोर्ट करता रहा है, और उसमें जिस तरह आप कह रहे हैं लंदन का भी नाम आता है, लंदन बेस्ड मुत्तहदा का या BLA का या इस तरह के दीगर जो इदारे हैं और सारी जो तंजीमें हैं, उनका कनेक्शन रहा है। लेकिन इसमें अभी तक लंदन बेस्ड कोई कनेक्शन नहीं आया कि वो इसमें सहूलतकारी उन्होंने की। अच्छा सर ये बताइएगा, आपने जिस तरह बताया कि इतना बड़ा अटैक करने रुक जा रहे थे और यकीनन पहुंच भी गए थे वहां तक, तो
हमारी पुलिस और एजेंसियां उस अटैक के बाद ही क्यों जागी? उनसे पहले उनको नहीं पता था कि बल्जिया टाउन में इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही है, कराची के शहर के अंदर कुछ इलाकों में वो लोग आके बैठ गए, उसके बाद कार में बम धमाका कर दिया, उसके बाद अली रजा हाफिजी को कत्ल कर दिया, तो पुलिस उसके बाद ही क्यों जागती, उससे पहले क्यों नहीं जागी पुलिस? इसमें मैं यही कहूँगा कि ना, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि हमारे यहाँ ना अभी भी काफ़ी बेसिक्स ठीक नहीं है कि जी हमें जैसे ना इधर काफ़ी स्लम एरियाज बन गए हैं, थोड़ी अनप्लान्ड सिटी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंटरनली बहुत ज़्यादा लोग आना जाना है, ना हमारा प्रॉपर बॉर्डर मैनेजमेंट का सिस्टम है, ना हमने प्रॉपर प्रोफाइलिंग की हुई है। अब ये भी देख रहे हैं कि गाड़ी 6 साल पहले उसका मालिक मर चुका, अभी भी उसके नाम पे चल रही है। तो हमें इसमें हवाले से भी मैंने खुसूसन सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन से भी, मिनिस्टर से भी रब्ता किया। हम इन चीज़ों को थोड़ा मजबूत कर रहे हैं कि हमारी बेसिक्स ठीक हो जाए। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये एब इनिशो ही ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह मैंने कहा ना, कुछ बातों में ये 9/11 कैसे हो गया, कुछ बातें देखो ना, जो क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, वो अपनी एडवांस प्लानिंग भी करते हैं। कभी कभी दे ट्राई टू बीट योर सिस्टम और दे बिकम बिट सक्सेसफुल किसी औकात में। तो इसमें बिल्कुल आपसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर बुनियादी बात भी हमारे पास इस तरह की इंटेलिजेंस नहीं थी इस हवाले से पहले, और BLA को सारों ने एक फॉरगॉटन स्टोरी समझा होता कि इतना बड़ा उसमें पोटेंशियल नहीं है, और ये सारा कुछ BLA ने किया। तो आपकी स्पेशल ब्रांच में तो रन करती है, शायद वो पैसे ले रही है, तनख्वाह ले रही है, वो किस बात की ले रही है? क्योंकि सारा सिर्फ एक काम नहीं होता ना, बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के वाले से CTD है, दहशतगर्दी के वाले से बहुत ज़्यादा इदारे हैं, सारे करते हैं, और हम जो है ना, हम सिर्फ उसको फोकस करते हैं कि जो नहीं हो सका। हम वो नहीं देखते कि कितनों में हम कामयाब हो गए। हमने बहुत ज़्यादा हमले नाकाम बनाए थे। और दूसरा आप देखें कि इसकी प्लानिंग जो है ना, अफगानिस्तान में होती रही, इसकी प्लानिंग ज़्यादातर कोयटा में होती रही, असला इधर से नहीं आया, असला उधर से आया। तो ये कभी कभी इंटरनेशनली आप जब एक कोई मास्टरमाइंड करता है, उसके मिसिंग उसमें हो जाती है। और प्लस देखिए ना, हम वही कहते हैं कि एक उसको देखते हैं कि जो नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आप ये भी देखें, फिर जिस प्रॉम्प्टनेस के साथ रेंजर्स ने पुलिस को रिएक्ट किया, फिर विद इन फ्यू वीक्स फिर इस पूरे मंसूबे को अनर्थ किया। मैं सक्सेस इसको भी देखना चाहिए। उसके कुछ रोज बाद ही एक रात को धमाका हुआ था कि वो भी BLA की कार्रवाई थी, वो भी किसी तकरीब तारीख की थी, क्योंकि आसपास जो थे वो तमाम गैर मुल्की, उसमें भी चीनी बाशिंदे मौजूद थे, कुछ अहम शख्सियात भी वहाँ मौजूद थी। क्या वो कार्रवाई भी BLA की थी? उसके अंदर भी रॉ एजेंसी मुलविस है? सर एक सवाल और ऐड कर लें कि क्या हमारे BLA, हमारी कमांड क्या BLA पे नहीं है, पुलिस की कमांड? मैंने आपको कहा ना कि जिस तरह हम ये समझ रहे थे कि BLA has become a small entity, और वो ज़्यादातर लोकलाइज हो गई है, सक्सेसफुल ऑपरेशन बलूचिस्तान में होते रहे, लेकिन एकदम से ना एक आप कभी कभी ना आप ये देखें ये कब हो रहा था सब कुछ, जब हमारे पास आइडियाज़ होने वाला था, एक्सपो होने वाला था, हमारे पास इंटरनेशनल इवेंट्स है। अभी भी हम देख रहे हैं फरवरी में माशाल्लाह एक और इंटरनेशनल इवेंट है। दूसरा CPEC के वाले से हम बहुत आगे जा रहे हैं। तीसरा जनरली कराची के अमन की बातें सारी दुनिया में हो रही थी, ऊपर से 5वें 6ठे नंबर से टॉप डेंजर सिटी से निकल के वो 100 की लिस्ट में चला गया। तो जाहिर है जो दुश्मन को सारी बातें खटकती हैं, खनकती हैं, वो सारे उन्होंने सारी, और हम अभी भी समझ रहे हैं कि उन्होंने ये जो बाकी जो अटेम्प्ट हुए उस पर भी काम हो रहा है। जो भी सब नेशनलिस्ट हैं, BLA है, या इस तरह के जो दीगर तंजीमें हैं जिनका पास्ट में हम बार बार डिस्कस करते रहे कि इनका कनेक्शन इंडिया से, इंडिया अभी भी मुतहरिक है हमारे खिलाफ, तो अपने कनेक्शन को एक्टिवेट कर। धमाका हुआ था उसमें भी BLA का बताया जाता है, क्या ये गिरफ्तार मुसलमान का उसका धमाके से भी ताल्लुक है? नहीं, उसमें अभी नहीं है। इंशाल्लाह ताला उसमें आपको इस पर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है, काफी हो चुका है। इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में हम उसके बारे में भी आपको सारी तफसीलात देंगे। इस दफा जो ये लिखा है प्रेस रिलीज में कि हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे, पूरी प्रेस रिलीज में ये नहीं लिखा कि वो क्या करना चाह रहे थे इस दफा, वो तो बताएं। अभी इस दफा जिस तरह अभी हम कह रहे हैं अभी पकड़े हैं, मंसूबा उनका था ज़ाहिर दोबारा एक टेररिस्ट एक्टिविटी करना। इसमें आप जिस तरह कोई और पूछा ना कि और कौन भी दाइश की भी एक्टिविटीज का कुछ हमने इन्होंने चाइनीज हमला पूरा बता दिया, लेकिन क्या करने जा रहे थे ये भी तो बताएं। नहीं, हम अभी देखे ना, ये अभी इनिशियल स्टेज है कि जब चाइनीज का ये सिर्फ नहीं कि इन्होंने सिर्फ बताया, इन्होंने तस्दीक की। हमने जब पहले पकड़े जा रहे थे 1-1.5 महीने से, वो कनेक्शन में जोड़ के इन तक इनको फाइनल किया था, और इनकी आखिर हम उन लोगों के जरिए इनको पकड़ा है। तो उन्होंने
मजीद इंकशाफात क्या करते हैं, और उनका असल में जो बताने वाले थे ये कि इनका और मंसूबा था कराची में दहशतगर्दी करने का, तो मजीद क्या है विल डिस्क्लोज दैट। इस्लामाबाद में एक अहम इजलास हुआ चंद रोज कबल, जिसमें ये बताया गया कि बानी MQM की जानिब जो तो शुरा के अली साहब अपनी कतल केस में मुलविस है, और मजीद भी जो उनके करीब ऐसे औहदेदार थे जो उनकी तंजीम के, उनको भी खतरात है, कहीं ऐसे मजीद पर भी हमला कराया जा सकता है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि हम इदारे तमाम मुतहरिक हैं। बिल्कुल सही है कि कुछ के बारे में जिस तरह होम डिपार्टमेंट से भी कोई लिस्ट आई कि जिनको ख़तरा है, हम तमाम को उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, और भी ओपन के जो सिक्योरिटी मांगता है, और हमने अपनी लिस्टें भी बनाई हैं जो पास्ट में ऐसे रहे हैं जो टारगेट किलिंग में या दहशतगर्दी में, लिस्ट बना के हम उनके खिलाफ एक्शन कर रहे हैं, रेंजर्स, पुलिस और तमाम इदारे कि जो इस तरह के कैरेक्टर्स हैं जो ऐसा कर सकते हैं, या जो बाहर से हैं, हम उनके खिलाफ एक्टिविटी बहुत तेजी से जारी हो, पकड़ दकड़ भी हो रही है उस वाले से। बड़ी तादाद में तकरीबन 30,000 से ज़ायद चाइनीज जो यहाँ रह रहे हैं, कुछ रजिस्टर्ड भी है, कुछ अनरजिस्टर्ड भी, तो उनके लिए किस तरह से उन पर नजर रखी जा रही है? या सिर्फ रॉ इंडिया अफगानिस्तानी मौजूद है, क्या अमेरिका का भी कोई कनेक्शन है सीपैक से मुताल्लिक़ इन हमलों में? देखिए ना, ये इसको मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि जी अमेरिका क्या इंडिया को स्पॉन्सर कर रहा है या अफगानिस्तान में बैठ के हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट ये, लेकिन जो एविडेंस है अभी तक, जो हमने कैरेक्टर सामने आए हैं, जो हमने अभी डेट 1-2 महीने में इस केस में किया है, तो उसमें अफगानिस्तान बेस्ड रॉ के एजेंट्स असलम अच्छू ये कैरेक्टर बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सामने है। एक है अभी जिसके बारे में ये है कि शायद वो मारा जा चुका है, लेकिन वो भी हम जल्द करेंगे। सर ये भी ऐड कर लें, क्या ये नेटवर्क यहाँ खत्म हो गया कराची में? जैसा अंसारुल शरिया का खात्मा कर दिया गया, क्या इनका भी खात्मा कर दिया गया? और साहब ने ये भी बता दिया 5 साल हो गए कराची ऑपरेशन को जारी, आप रेंजर्स भी है, पुलिस भी है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हैं, उसके बावजूद चाइनीज अटैक होता है, उसके बावजूद क्रिप्टन में ब्लास्ट होता है, उसके बावजूद अली आब्दी का मर्डर होता है, उसके बावजूद काजाबाद में धमाका होता है। क्या ऑपरेशन में कोई नरमी छोड़ दी गई है? क्या हो जाएगी कि ये दोबारा एक्टिव होगा? मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा ये तो ना सारे, मैं इनको कहूँगा इक्का दुक्का वाक़यात हैं कि ये कोई जिस तरह आप हम अगर 5 साल पहले का देखते हैं तो क्या सीन था, एवरी डे, मगर हर रोज़ ऐसा कुछ होता था, कहीं पे धमाका हो रहा है, कहीं पे बस पे हमला हो गया, कहीं पे 4 बंदों को मार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सीन नहीं है, और मैं समझता हूँ कि उस हवाले से हम तमाम इदारे कामयाब हैं। हाँ, मज़ीद जिस तरह मैंने कहा ना, काफ़ी बेसिक्स को ठीक करने की ज़रूरत है, चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, तो उस वाले से हमारे इदारे भी मुतहरिक हैं, चीज़ें अक्सर हम उस फेज़ में चल रहे हैं। लेकिन हम एक बदमनी दहशतगर्दी के फेज़ से अल्हम्दुलिल्लाह निकल आए पूरे पाकिस्तान में, और उसमें इदारों को नो डाउट क्रेडिट जाता है, उसमें काफ़ी लोगों की शहादतें हैं, उसमें सिविलियंस की शहादतें हैं, सिविल सोसाइटी का रोल है। लेकिन अभी हम दूसरे फेज़ में हैं जिसमें दुश्मन हमें टेढ़ी आंख से देख रहा है, वो चाहता है कि ये उस फेज़ में दाखिल, अमन वाले फेज़ में दाखिल हो गए, अभी डेवलपमेंट वाले मोड में हम दाखिल होने जा रहे हैं, तो वो उसमें खींचातानी एक है इंटरनेशनली दुश्मनों की। और उसमें अफसोसनाक पहलू ये है, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि हमारे अपने लोग भी कुछ उनके साथ मिल जाते हैं, उनके आलाकार बनते हैं। BLA है ये बेसिकली बलोच ऑर्गेनाइजेशन, लोकल है, इस तरह कुछ कराची के ऐसे लोग हैं जो हमसे इतने खफा हैं लोकली, शायद वो दुश्मनों से मिल जाते हैं, अपने घर को, जो पाकिस्तान हमारा घर है, अल्लाह मियाँ ने दिया एक नेमत, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ हम तमाम को उन ऐसे अवामिल पे, ऐसे अनासर पे नजर रखनी चाहिए, उनको अनर्थ करना चाहिए, कि उनको हम पीछे देखें जो हमारे घर का दुश्मन बना हुआ है। सर ये बताइएगा, जो 5 मनसूबा साहब गिरफ्तार हुए, क्या ये अफगानिस्तान जा चुके हैं, वहाँ इन्होंने कोई रास्ते या ये गए थे वहाँ? दूसरा जो रेलवे का आपने का असला, वो कहाँ से कराची पहुँचा? कराची रिपोर्ट जो अभी तक है कैंट से, हाँ कोयटा से आया था, कैंट के जरिए है इधर। जो भी रेलवे में तब्दीलियां हुई आजकल में, इसी वजह से हुई है? मैं ये भी नहीं कह सकता, ये तो अभी हम उनको लिखेंगे, इसका मजीद इंक्वायरी होगी, उसकी इंक्वायरी होगी। इंटरनेशनल तो बड़ी बात हो गई, थोड़ी लोकल पे आ जाते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम फिर बढ़ गया है। जुबैर अहमद जो गवर्नर सिंध है, उनको लूटने की कोशिश हुई है, ख्वाजा सुहेल मंसूर को लूट लिया गया, और कल हमारे एक साथी को अगवा करने की कोशिश की है, राजा तारिक साहब को। तारिक रोड से आपके दोस्त बताते हैं, वो जो
अपने आप को कि मैं अमीर शेख साहब का दोस्त हूँ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? मेरे सारे दोस्त हैं, आप भी सारे दोस्त हैं, अगर आप समझें तो मैं सारे भी मैं बात हूँ। जो आपने जुबैर साहब की बात की, आप कह रहे हैं उनके साथ लूट मार हुई, मैं तो नहीं कहता वो ये मानते हैं कि मेरे साथ लूट मार हुई। दूसरी बात जो आपने एक्स MPA की बात की, आपने SHO और उनका मकालमा आपने सुना होगा कि उसमें क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं मेरे साथ कोई लूट मार नहीं हुई। यू आर ट्राइंग टू इंडिकेट इंक्रीज हो गया। बाकी तीसरा क्या वाक़या है मुझे नहीं पता, उसको हम देख लेते हैं। किसका वो आप DI साहब को हम कहते हैं इंक्वायरी करके आप देख लें, जो भी बनता है FIR तो कर दें। इसमें हमारे 2-3 डायरेक्शंस में हम तफ्तीश कर रहे हैं। अभी आई डोंट वांट टू कमेंट, अभी इसमें ना इट विल बी प्रीमेच्योर कि मैं इस पे कमेंट करूं, उसमें मैं अभी बाद में करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त कराची में एडिशनल IG प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि दहशतगर्दों के बारे में ये मालूम हुआ है चीनी काउंसलेट पर हमले में मुलव्विस 5 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। असलहा ये कहाँ से लाए? असलहा रेलवे के जरिए कराची लाया गया। बल्दिया टाउन के मैकेनिक ने भी सहूलतकारी का काम किया। एक मुलजिम की गिरफ्तारी अभी बाकी है, ये बताना था अमीर शेख का। मजीद उन्होंने ये कहा कि मुलजिमान ने 4 महीने तक रैकी की। मुलजिमान ने जाली शनाख्ती कार्ड बना रखे थे। मनसूबा बंदी अफगानिस्तान में हुई और इसमें रॉ भी मुलव्विस है। यूरोप का वीज़ा नहीं, कोई बात नहीं। पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर ऐसे अफसरान मौजूद हैं जिनकी मिली भगत से जाली दस्तावेजात पर आप कहीं भी जा सकते हैं। FIA ने 5 साल में जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने वालों और डिपोर्ट होने वालों की फहरिस्त बना ली है। इसी पर मजीद बात करते हैं। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, किस तरह से मुमकिन होता है ये सब? देखें, जाली दस्तावेजात पर पाकिस्तानियों और अफगानियों को बैरून मुल्क भिजवाने के मामले पर FIA की जो तफ्तीशी टीम थी, उन्होंने तमाम तर तफ्तीश के बाद ये बात सामने आई है रिपोर्ट में कि 711 लोग गुज़श्ता 5 साल में बैरून ममालिक गए हैं, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में। ताहम जिनमें ज़्यादा तादाद इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से गए हैं लोग, उस वक्त के जो लोग FIA के और ASF के और कौमी एयरलाइन के यहाँ पर तैनात थे, उनकी मिली भगत से लोगों को बैरून मुल्क भिजवाया गया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट की शिकायत पर कौमी एयरलाइन को इस बारे में उन्होंने शिकायत भी की थी और इसके खिलाफ जो लोग वहाँ पर गए थे 711 लोग, उनको डिपोर्ट भी किया गया है। और साथ साथ जो FIA की तफ्तीशी टीम है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को इरसाल कर दी है। मुतल्लिका जो FIA के अफसरान इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है आदिल तनूरी, आपका शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच गए हैं। आर्मी चीफ ने कराची की कारोबारी बिरादरी से मुलाकात की है। मजीद जानते हैं, समग्र नुमाइंदे फ़खरुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, बताइएगा, ताजरों से मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ की क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल, जो कारोबारी बिरादरी है उसकी आज आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है कराची में। आर्मी चीफ ने मुल्क में जो बेहतर सिक्योरिटी का माहौल हुआ है और ख़ास तौर पर कराची का, उसके हवाले से मुफस्सल ब्रीफिंग दी। और कारोबारी बिरादरी से आर्मी चीफ ने कहा कि वो आप अपने मुल्क के अंदर इक्तिसादी इस्तेकाम के लिए और जो माहौल पैदा किया गया है उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। ताजिर बिरादरी ने भी आर्मी चीफ को इस बात की यकीनदहानी कराई है कि मुल्क की जो इक्तिसादी सूरत हाल है उसको मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए वो भरपूर किरदार अदा करेंगे। और जो बेहतर सिक्योरिटी का माहौल हुआ है उसके लिए पाकिस्तान आर्मी की जो काविशें थी, रोल था, उसको भी उन्होंने सराहा। जी बहुत शुक्रिया आपका फ़खरुर रहमान। सबा के नाम पर इजी लोड का मुतालिबा, लॉटरी में इनाम निकलने का लालच, ऐसे मैसेजेस तो आपको भी आए होंगे, मगर ये मामला संगीन हो चुका है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के लिए दर्द सर बन चुका है। 2018 में ऐसे जाली मैसेजेस की 40,000 से जायद शिकायत मौसूल हुई हैं, मगर PTA इनकी रोकथाम के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। समग्र नुमाइंदे ज़हीर अली हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर, बताइएगा कि इसके तदारुक के लिए संजीदा कोशिशें नहीं की जा रही? जी बिल्कुल, जो अब तक 2018 की डिटेल आई है उसके मुताबिक तो संजीदा कोशिशें कहीं पे नजर नहीं आ रही हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से जो आज भी लोगों को SMS आ रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है इजी लोड के नाम पे, उनके प्लॉट, लॉटरी, इस तरह के SMS आ रहे हैं। और अगर PTA को कंप्लेंट की जाए
تو اگر وہ جو نمبر جس نمبر سے لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سنگین معاملہ ہے، ان نمبر کو اگر بلاک کیا جائے، سنجیدہ کوشش کی جائے تو یہ فراڈ مکمل طور پر بند ہو جائے۔ اور پی ٹی اے کی جو اپنی رپورٹ ہے 2018 کی، وہ خود یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے لیے سنگین مسئلہ بن چکا ہے، اور کئی جو لوگ ہیں وہ جعلی پلاٹس اور لاٹریز کے نام پر اپنی جو جمع پونجی تھی وہ لوٹا بیٹھے، لیکن ابھی تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا۔ رپورٹ پی ٹی اے نے ایک شاید ضرور کی ہے، لیکن مستقل طور پر جب تک اس معاملے کو حل نہیں کیا جاتا، ایسے نوسر بازوں سے جو شہریوں کو لوٹتے ہیں، سادہ لوگوں کو لوٹتے ہیں اور ان کو جھانسا دے کر ان کی جمع پونجی ان سے ہتھیار لیتے ہیں، ان کے لیے پراپر میکانزم بننا چاہیے، اور ایسے نمبر پر کمپلینٹ ہوتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ظہیر علی۔ سندھ کے محکمہ تعلیم نے نجی اسکولوں کو جون جولائی کی ایڈوانس فیس لینے سے روک دیا ہے۔ نجی اسکولز نے طلباء کے والدین کو جون جولائی کی فیس کے ایڈوانس بل بھیج دیے تھے۔ ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ اسکولز نے تمام نجی اسکولز پر واضح کر دیا کہ جون اور جولائی کی فیس جولائی میں ہی لی جائے۔ جو اسکول ایڈوانس فیس مانگے گا اس کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ والدین ایڈوانس فیس وصول کی شکایات ڈائریکٹوریٹ میں دیں تو کارروائی کی جائے گی۔ کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ لی مارکیٹ کے دکانداروں کو نوٹسز دے دیے گئے ہیں جس کے خلاف احتجاج کیا گیا، مارکیٹ بند کر دی گئی۔ مزید جانتے ہیں سامع کے نمائندے محمد علی حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد علی حفیظ، بتائیے گا کہ کتنی دکانیں ہیں جن کو گرایا جائے گا، نوٹس جاری کیا گیا ہے؟ جی بالکل فواد، کراچی کی لی مارکیٹ جو ہے کے ایم سی کی تجاوزات کے خلاف آپریشن کے لیڈار پر آ گئی ہے۔ محکمہ انصاف تجاوزات کے ایم سی نے جو ہے صبح سویرے یہاں پر بینر آویزہ کر دیے تھے کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے، ادھر آپریشن ہوگا، دکاندار جو ہے کہیں اور منتقل ہو جائے، دکانیں خالی کر دے۔ مجموعی طور پہ کے ایم سی حکام کے مطابق لی مارکیٹ میں جو ہے 962 دکانیں ہیں جن کو گرانے کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور اب جو ہے کارروائی اگلے مرحلے میں جو ہے کے ایم سی کی ٹیم جو ہے لی مارکیٹ میں کارروائی کرے گی۔ لی مارکیٹ کی تاریخ ہے، ہزاروں دکاندار اس میں سرپا احتجاج ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کے ایم سی نے نوٹس جاری کر دیا، وہ کہاں جائیں گے، ان کا روزگار کا مسئلہ ہوگا، گھر کا چولہا کس طرح جلے گا۔ شہر میں اب جو ہے رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے۔ صدر ایمپیس مارکیٹ کے بعد لی مارکیٹ میں بڑی کارروائی کرنے جا رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا محمد علی حفیظ۔ کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن سے متعلق جسٹس گلزار احمد نے سپریم کورٹ رجسٹری میں کل اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ تجاوزات کے خاتمے اور بیریئرز ہٹانے سے متعلق رپورٹ طلب کر لی ہے۔ مزید بات کریں گے عرفان الحق سے۔ عرفان، کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی؟ دیکھیں، جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں ہی بینچ نے یہ حکم دیا تھا کہ شہر بھر سے جو تجاوزات ہیں اس کو خاتمہ کیا جائے، بالخصوص پارک فٹ پاتھوں پر جو تجاوزات قائم ہیں انہیں ختم کیا جائے۔ چیف سیکرٹری سمیت اعلی حکام کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ کل صبح 11 بجے یہ اجلاس ہوگا جس میں جسٹس گلزار احمد نے تمام اداروں سے رپورٹ طلب کی ہیں، اور اب تک ہونے والی جو کارروائی ہے تجاوزات سے متعلق کچھ کی رپورٹس مانگی گئی ہیں۔ ریلوے کی جو زمین ہے اور واٹر بورڈ کی جو زمین ہے واگزار کرانے کا حکم دیا گیا تھا، اس پر کتنا عمل درآمد ہوا، اس حوالے سے رپورٹ مانگی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو تجاوزات شہر میں ختم کی جا رہی ہیں اس کا ملبہ کتنا اٹھایا جا رہا ہے اور کتنی صفائی کی جا رہی ہے، یہ رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ عرفان الحق، آپ کا شکریہ۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے سما۔